अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर हम आज उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक नया जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन सिस्टम में बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो उसमें पहला एलिमेंट तो ये होता है कि एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है और उसके दरमियान में कोई भी मीडियम हो सकता है, चाहे वो एयर का मीडियम हो सकता है, चाहे वो किसी वायर के थ्रू कम्युनिकेशन ये जो है वो कर सकते हैं। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि डाटा ट्रांसमिशन के मोड्स कितने होते हैं। तो 3 मोड्स होते हैं। एक सिंपल कम्युनिकेशन होती है, जैसे 2 पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। दूसरी टाइप का जो कम्युनिकेशन होती है वो हाफ डुप्लेक्स होती है, जैसे वॉकी टॉकी है, उसमें एक पर्सन एक ही टाइम पे जो है वो अपना मैसेज जो है वो सेंड कर सकता है और साथ में फिर वो ओवर का वर्ड जो है वो यूज़ करता है और दूसरे पर्सन को पता लग जाता है कि इसने अपना मैसेज कंप्लीट कर लिया है और दूसरा पर्सन जो है वो फिर अपना मैसेज जो है रिकॉर्ड करके ओवर कहता है। तो इसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। फिर हमने एक डिस्कस किया था फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन होती है, जैसे बायलैटरल कम्युनिकेशन हो रही होती है। जैसे आप अपनी मोबाइल डिवाइसेस में अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो आप बात सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, तो इसमें ओवर का वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि ये बायलैटरल कम्युनिकेशन है। इसको फुल डुप्लेक्स कहते हैं। हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है उसको हम बैंडविड्थ के थ्रू जो है वो मेजर कर सकते हैं, या बाड रेट के जो है उसमें हम मेजर कर सकते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि बैंडविड्थ क्या है। हमने कहा था कि इट रेफर्स टू द डाटा ट्रांसमिशन रेट, कि डाटे की जो ट्रांसमिशन है वो किस रेट पे जो है वो आप ट्रांसमिट करवा रहे हैं। बैंडविड्थ को हम ये भी कहते हैं कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन अ नेटवर्क इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डाटा आप ट्रांसफ़र करते हैं उसको बैंडविड्थ कहते हैं। और जितनी ज़्यादा आपकी बैंडविड्थ होगी उतना ज़्यादा आपका जो है वो डाटा जो है वो ट्रांसमिट होगा। इसके अलावा हमने बाड रेट की बात की थी। तो बाड भी एक मेजरमेंट का, एक डाटा ट्रांसफ़र का एक यूनिट होता है। इसमें हम देखते हैं कि कितने बिट्स जो हैं वो पर सेकंड जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। जितने ज़्यादा बिट जो है वो पर सेकंड जो है वो ट्रांसफ़र होंगे उतनी ज़्यादा हमारी बाड रेट होगी। उसके बाद हमने देखा था कि जी 45 टू 300 बात जो होते हैं वो नैरो बैंड कहलाते हैं और 9600 बात जो है वो वाइस बैंड कहलाते हैं। और अगर यही जो बात है वो मिलियंस में अगर आ जाता है तो ये ब्रॉड बैंड कहलाता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि डाटा ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन सा होता है। उसमें हमारे पास ये ट्विस्टेड पेयर आ जाती हैं, ये हमारे अमूमन घरों में अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा कोएक्सियल केबल है, जैसे आपकी जो केबल है जो जिससे आप डिफरेंट चैनल्स व्यू करते हैं, तो वो कोएक्सियल केबल के थ्रू भी हमारे डाटा की ट्रांसमिशन होती है। इसके अलावा माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी होते हैं। ये डायग्राम से आपको पता लग रहा है कि यहाँ से जो है वो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन ट्रांसमिट होती है, यहाँ पर रिसीवर होता है, फिर आगे फर्दर इसको ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ पर एक और रिसीवर होता है जो इसको रिसीव करता है और इस तरीके से ये कम्युनिकेशन होती है। इसके अलावा सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, जैसे उसकी एग्जांपल हमने की कि लाइव जो है अगर हमारी कोई टेलीकास्ट हो रही है ट्रांसमिशन, तो वो सेटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हो रही है। जैसे यहाँ एक किसी न्यूज़ चैनल का कोई भी यहाँ पर यहाँ पर डिवाइस हो सकती है, वो लाइव जो है
वो चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा और सेटेलाइट पे जो है वो अपलिंक कर देगा और दूसरे एंड पे उसको डाउनलोड कर लिया जाएगा लाइव। इसके अलावा ऑप्टिकल फ़ाइबर कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि फिर कन्वर्टर के थ्रू जो है वो इसमें ट्रैवल करते हैं और फिर रिसीवर एंड पे जाते हैं और यहाँ पर एम्पलीफायर भी जो है वो हमें यहाँ पर प्लेस करना पड़ता है। तो एम्पलीफायर का पर्पज़ ये होता है कि जो वीक सिग्नल्स होते हैं उसके जो है एम्पलीट्यूड है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि रिसीवर एंड पे जो है वो जो वीक सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो सकती है, हमें कंप्लीट जो है वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, तो उस सूरत में एम्पलीफायर जो है वो हमारे लिए काफ़ी जो है हेल्प करता है। डिजिटल और एनालॉग ट्रांसमिशन की हमने बात की थी। ये आपके सामने एक कंटिन्यूस, अगर हमारे पास एक वेव की शक्ल में अगर सिग्नल आते हैं तो ये एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो अमूमन आपकी जो टेलीफोन लाइंस हैं उसमें एनालॉग सिग्नल्स जो है वो ट्रैवल करते हैं। इसी तरह डिजिटल सिग्नल्स भी होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स जैसे आपके कंप्यूटर में जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो डिजिटल होते हैं और ये बाइनरी होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। अगर 0 होगा तो उसकी ये शेप होगी और 1 होगा तो ये शेप होगी। उसके बाद हमने मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़ी। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में जो है वो हमने पहली चीज़ पढ़ी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि हम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल कीप्स द फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है कि एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ सकती है जबकि फ्रीक्वेंसी और फेज़ में जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है और यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि फेज़ क्या होता है, साइकिल क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो इस डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं ये एक साइकिल है। साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगा और ये रेड लाइन है आपकी। तो आपके सामने ये हाइट जो है वो अचीव करेगा, फिर ये डाउन में जो है वो हाइट अचीव करेगा और यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये एक साइकिल कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी भी जो हमारा सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल की हाइट को जो है वो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास जो फेज़ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ से ये फेज़ स्टार्ट होता है और यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ से सिग्नल और यहाँ तक जब उसकी एंडिंग होती है तो उसको हम एक फेज़ कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो है two binary values of digital data are represented by two different frequencies while amplitude and phase are kept constant। तो इसमें फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है और एम्पलीट्यूड और फेज़ जो है वो इनफैक्ट इसमें कांस्टेंट होते हैं। फेज़ मॉड्यूलेशन में आप देख सकते हैं कि जी फेज़ में वर्ड अब फेज़ आ गया तो फेज़ की वेरिएशन हो सकती है, जबकि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो होंगे वो इसमें कांस्टेंट होंगे। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था मॉडेम्स को। तो मॉडेम्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? मॉडेम हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब आप एक कंप्यूटर है आपके पास और आपने अपने जो सिग्नल्स हैं वो एनालॉग की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करवाने हैं, तो फिर क्या होगा? कंप्यूटर तो जो है कंप्यूटर के अंदर तो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जबकि उसने ट्रैवल करवाना है एनालॉग सिग्नल्स में। तो अब क्या किया जाएगा? अब इसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको हम मॉडेम कहते हैं, उसको मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। तो मॉडेम हमारा या मॉड्यूलेटर क्या करेगा? हमारे डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और ये ट्रैवल करेंगे और जब ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंचेंगे तो अब डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर तो डिजिटल सिग्नल्स जो है वो उसको रिकग्नाइज़ कर सकता है, जबकि उसके पास जो सिग्नल्स आए हैं वो तो एनालॉग हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? यही मॉडेम जो है वो डी मॉड्यूलेटर का काम करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा दोबारा से डिजिटल सिग्नल्स में। तो दोबारा से जब ये डिजिटल सिग्नल्स
इसके पास जाएंगे, इस कंप्यूटर के पास, तो ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा कि इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को क्या मैसेज सेंड किया है। तो अगर ये रिसीवर कंप्यूटर दोबारा से उस मैसेज का अगर रिप्लाई करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? सबसे पहले वो डिजिटल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करेगा। अब कैरियर तो हमारा एनालॉग सिग्नल का है, तो फिर यही हमारा मॉडेम जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को दोबारा एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, और हमारा ये जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वो क्या करेगा, उसका जो मॉडेम है वो एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, और इस तरीके से हमारे दो कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन होती है, जबकि दो कंप्यूटर्स में डिजिटल सिग्नल्स जो है वो ट्रैवल करते हैं, और इसका जो कैरियर है वो एनालॉग सिग्नल्स होता है। तो ये लास्ट टाइम हमने डिटेल से देख लिया था। फैक्टर्स फॉर मॉडेम सिलेक्शन, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इसको आपने छोड़ देना है। आज हम पढ़ेंगे डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज के डेटा ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल थी और अवेलेबल हैं। इसमें कुछ तो काफ़ी चीज़ें जो है वो ऑब्सलीट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, और कुछ ऐसी नई चीज़ें भी इसमें ऐड हो चुकी हुई हैं जो कि इसमें मेंशन नहीं है। Data transmission service provides popular known as common carriers. Various types of services offered by common carriers are, सबसे पहले आ जाता है डायल अप लाइन। तो शुरू में 2002, 3, 4 में जो है यहाँ पर पाकिस्तान में इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई। तो इनिशियली तौर पे जो इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई वो डायल अप लाइन थी। उसमें क्या होता था, उसमें जैसे आप एक टेलीफोन को जैसे आप डायल करते हैं और फिर वो दूसरे एंड पे कनेक्ट हो जाता है और वो लाइन बिज़ी हो जाती है, इसी तरह टेलीफोन को भी जो है हम उसकी प्रॉपर एक जो है डेडिकेटेड लाइन जो है वो डेडिकेट हो जाती थी, डायल अप करते थे और फिर इंटरनेट जो है वो कनेक्ट हो जाता था, और जब तक वो इंटरनेट कनेक्ट होता था उस वक्त तक लाइन जो है वो बिज़ी रहती थी। उसके बाद आगे जी लीज्ड लाइन, स्पेशल कंडीशन टेलीफोन लाइंस दैट डायरेक्टली एंड परमानेंटली कनेक्ट टू द टू कंप्यूटर्स। तो लीज लाइंस भी आ गई, ये भी डेडिकेटेड लाइंस थी जो कि दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती थी। इसके अलावा हमारे पास ISDN आ गया, टेलीफोन सिस्टम्स दैट प्रोवाइड्स द डिजिटल नॉट एनालॉग टेलीफोन एंड डाटा सर्विसेज। तो अभी तक तो हमने यही चीज़ देखी है कि जो टेलीफोन की जो लाइंस होती हैं उसमें एनालॉग सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, लेकिन स्पेशल पर्पस के लिए भी टेलीफोन सिस्टम्स होते हैं जो कि एनालॉग की बजाय डिजिटल सिग्नल्स उसमें ट्रैवल करते हैं। उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN। फिर हमारे पास आगे जी VAN, वैल्यू एडेड नेटवर्क्स, प्रोवाइड्स वैल्यू एडेड डाटा ट्रांसमिशन सर्विसेज। वैल्यू एडेड ओवर and above the standard services of the common carriers may include email, data encryption, decryption, access to the commercial databases and code conversion for the communication between the computers। ये एक ऐसी लाइंस होती थी जिसमें काफ़ी चीज़ें ऐड हो गई। जब आप कोई सर्विसेज इसमें ऐड कर देते हैं कोई, तो बेसिकली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसको हम वैल्यू एडेड नेटवर्क्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता था कि वो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी तो प्रोवाइड करते ही थे, इसके अलावा वो फिर ईमेल की सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करते थे। फिर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जो भी डाटा की ट्रांसमिशन होती थी उसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के थ्रू सिक्योर किया जाता था। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होती है कि जब आप डाटा को ट्रैवल करती हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा जब ट्रैवल करते हैं तो उसके वो किसी न किसी कैरियर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे किसी वायर को इस्तेमाल करेंगे या वो किसी वायरलेस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करेंगे, तो दरमियान में वो जो डाटा पैकेट्स हैं उनकी कॉपी जनरेट की जा सकती है, और फिर कॉपीज़ जनरेट करने के बाद उस मैसेज को, उस ट्रांसमिशन को देखा जा सकता है। तो चूँकि ओवर द नेटवर्क काफ़ी
डाटा जो है वो सिक्योर ट्रैवल होता है, तो उस डाटे को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा है उसकी नौइयत को चेंज कर दिया जाता है, उसकी शक्ल को चेंज कर दिया जाता है, उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ए ट्रैवल करना है तो उसको जब इनक्रिप्ट करेंगे तो हो सकता है ए की जो नौइयत है, शक्ल है, वो अल्फ़ा बन जाए या बीटा बन जाए। कोई भी आपने इनक्रिप्शन टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इनक्रिप्टेड डाटा जब ओवर द नेटवर्क ट्रैवल करता है, तो अगर उसको कोई हैक कर लेता है या उसकी कॉपीज़ जनरेट कर लेता है, तो जब उसको वो रीजनरेट करेगा तो उसको तो अल्फ़ा या बीटा मिलेगा, उसको नहीं पता लगेगा कि इसके बैकएंड पे ए है। अब यही डाटा जब डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर पहुंचता है या रिसीविंग एंड कंप्यूटर पे पहुंचता है, तो वो डाटा तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो अब वो कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि इसमें ए है जबकि उसके पास तो अल्फ़ा या बीटा पहुंचा है? तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, डिक्रिप्शन टेक्निक इस्तेमाल करेगा। उससे उसी जिस टेक्निक से उसको इनक्रिप्ट किया गया है, उसी टेक्निक से डिक्रिप्ट भी जो है उसको करके फिर उसका एक्चुअल जो डाटा है वो उसमें लिया जाता है। तो ये वैल्यू एडेड नेटवर्क में ये है कि कम्युनिकेशन चैनल जितना भी है उसको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से जो है उसके अंदर टेक्निक्स ऐड कर दी गई। इसके अलावा कमर्शियल डेटाबेसेस के साथ एक्सेस जो है वो कर दी गई। चूँकि ये स्लाइड्स जो हैं वो काफ़ी अर्सा पहले की हैं, तो इसमें जो है वायरलेस कम्युनिकेशन का जो है वो डिस्कशन इसमें नहीं हुई, इसमें 3G 4G 5G की डिस्कशन नहीं हुई। तो चूँकि ये अभी लेटेस्ट है, तो वो भी डाटा ट्रांसमिशन सर्विसेज हैं जिसमें हाई स्पीड जो है वो डाटा ट्रैवल करता है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के ऊपर। तो मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ों का होना। मेथड्स ऑफ डिवाइडिंग फिज़िकल चैनल। तो फिर मल्टीप्लेक्सिंग क्या हुआ, एक ऐसा चैनल है, फिज़िकल चैनल है जो कि डिवाइड करता है इनटू मैनी लॉजिकल चैनल्स। तो हमारे पास अगर एक फ़िज़िकल चैनल है तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, उसको मल्टीपल चैनल्स में डिवाइड कर देगा, एक से ज़्यादा चैनल में जो है वो डिवाइड कर देगा, सो दैट ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सिग्नल्स मे बी साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटेड। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मल्टीपल एक से ज़्यादा सिग्नल्स हैं और वो इंडिपेंडेंटली जो है उनको ट्रैवल किया जा सकता है। तो या तो हम 1 बाय 1 करके सिग्नल्स को जो है वो ट्रैवल करें, तो उसमें तो टाइम ज़्यादा लगता है, डाटा हमारा ट्रांसमिट कम होगा। क्यों ना ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जाए जिसमें मल्टीपल चैनल्स हो जाएं, क्योंकि अगर एक ही चैनल से करेंगे तो डाटा हमारा ज़्यादा टाइम लेगा और कम ट्रैवल होगा। क्यों ना हम चैनल्स को बढ़ा दिया जाए। तो चैनल्स को जब हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट सिग्नल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी ट्रांसमिटेड स्पीड भी बढ़ जाएगी और ट्रांसमिशन की अमाउंट भी बढ़ जाएगी। इसको मैं एक टिपिकल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर 100 लोगों की एक क्यू बनी हुई है और सामने सिर्फ एक ही काउंटर है, तो वो तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम काउंटर ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 10 काउंटर कर देते हैं, तो यही 100 की जो लाइन है वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई। किस में डिवाइड हो गई, 10-10 की लाइन में डिवाइड हो गई, क्योंकि हमारे पास पहले तो एक जो है काउंटर था, अब 10 काउंटर हो गए। तो अब क्या होगा कि 10 काउंटर में उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और हमारी 100 लोगों को उतना टाइम लगेगा जितना 10 लोगों को लगता है। तो यही टेक्निक जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग में जो है वो इस्तेमाल होती है। जो डिवाइस ये काम करती है उसको हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म द मल्टीप्लेक्सिंग इज़ नोन एज मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर का काम ये होता है कि वो मल्टीप्लेक्सिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करे। Multiplexing enables a single transmission medium to concurrently transmit data between the several transmitter and receivers। तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डाटे को मल्टीपल पॉइंट्स से वो ट्रांसमिट करता है और मल्टीपल पॉइंट्स से यही डाटा जो है वो फिर रिसीविंग एंड पे रिसीव होता है।
अब मल्टीप्लेक्सिंग के भी दो टेक्निक्स होती हैं। वैसे तो मैं आपकी डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क का एक पूरा आप जो है वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 4 मंथ्स में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर की मदद से आपको काफ़ी आपकी फाउंडेशन हो जाएगी और आपके लिए इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी। उस सेमेस्टर में जो है वो आप अच्छे तरीके से जो है कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन है। एक बेसिक चीज़ें आपको मैं पहले ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इसकी डिटेल जो है डिटेल आपको फर्दर जो है वो चैप्टर्स जो आपके सेमेस्टर्स हैं उसमें आपको मिलेगी। तो हमारे पास दो बेसिक मेथड्स हैं मल्टीप्लेक्सिंग के। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न। तो जब हम फ्रीक्वेंसी डिवीज़न की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाएगा। जब हम टाइम डिवीज़न की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम टाइम को डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं जी फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ फिज़िकल मीडियम। अब यहाँ पर वर्ड आ गया बैंडविड्थ का। तो पहले भी हमने डिस्कस किया कि बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ आपके अमाउंट ऑफ डाटा होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है एक स्पेसिफिक टाइम में। तो एक पॉइंट, मैं पॉइंट किसको कह रहा हूँ, एक कंप्यूटर को कह रहा हूँ। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो आपकी डाटा ट्रांसफ़र होता है एक स्पेसिफिक टाइम में, उसको बैंडविड्थ कहते हैं। तो हमारी जो बैंडविड्थ है ऑफ ए फिज़िकल मीडियम इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर डिसजॉइंट लॉजिकल बैंडविड्थ्स। तो अगर हमारी एक बैंडविड्थ है तो हम इसको क्या करेंगे, इस बैंडविड्थ को हम डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इस बैंडविड्थ को डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, इसके डिफरेंट चैनल्स बन जाएंगे और कंपोनेंट बैंडविड्थ इज़ यूज्ड एज ए सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन। तो जब हम बैंडविड्थ को डिवाइड कर लेंगे तो फिर ये अलग-अलग हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स बन जाएंगे। इसकी एग्जांपल वही जो मैंने अभी पहले दी है वो बहुत ज़्यादा फिट बैठती है कि आपके पास एक काउंटर है और उसके सामने 100 पर्सन्स की एक लाइन लगी हुई है। तो समझ लें जो आपके सामने एक काउंटर है और काउंटर के सामने जो लोग हैं वो आपकी बैंडविड्थ हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होगा, उन लोगों को डिवाइड कर दिया जाएगा। किस में डिवाइड कर दिया जाएगा, डिफरेंट और काउंटर्स जो है वो जनरेट किए जाएंगे। वो जो काउंटर्स हम जनरेट करेंगे वो हमारे पास जो है वो एक फ़िज़िकल जो है वो मीडियम हो जाएगा। तो फ़िज़िकल मीडियम में पहले एक काउंटर था, अब 10 काउंटर हो गए और हर काउंटर के सामने फिर 10 पर्सन्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हर काउंटर के सामने 10 लोग हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास 10 सेपरेट कम्युनिकेशन चैनल्स हो गए। तो इसको कहते हैं सेपरेट कम्युनिकेशन लाइंस। तो इसकी पहले डायग्राम देखते हैं, फिर हम टाइम डिवीज़न को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास ये वैसे ही है कि जी यहाँ पर हमारे पास 100 लोगों की लाइन थी। अब हमने क्या किया, 100 लोगों को हमने डिवाइड कर लिया और ये हमारे काउंटर्स हो गए। तो ये जो काउंटर्स हैं उसको हम मॉड्यूलेटर बोलते हैं। तो हर काउंटर के सामने 10 पर्सन्स आ गए। तो हर काउंटर के सामने जो 10 पर्सन्स हैं वो एक डेडिकेटेड लाइन हो गई, एक अलग से कम्युनिकेशन चैनल हो गया। तो फिर क्या करेंगे, हर चैनल जो है वो डाटा अलग से सेपरेट करेंगे, अलग से अपने डाटे को सेंड करेंगे। तो फिर रिसीविंग एंड पे भी जो है वो इसी तरीके से जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिग्नल 1 था, यहाँ पर एक डी मॉड्यूलेटर होगा, वो इस डाटे को जो है वो इस सिग्नल को डी मॉड्यूलेट करेगा। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी की डिवीज़न करते हैं। तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। अब हम दूसरी टेक्निक की बात करते हैं, उसकी बात है जी टाइम डिवीज़न। इसमें वर्ड आ गया टाइम का। तो टाइम
का मतलब है कि हमने अब पहले तो फ्रीक्वेंसी को हमने फिज़िकल मीडियम में चेंज किया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, टोटल टाइम अवेलेबल इन अ चैनल इज़ डिवाइडेड अमंग द सेवरल यूज़र्स। तो पहले तो हमने जो है फ़िज़िकल मीडियम को डिवाइड किया था, अब हमने टाइम को डिवाइड कर देना है और हर यूज़र को जो है वो सेपरेट टाइम दे देना है कि वो इस टाइम में अपने मैसेज को जो है वो ट्रांसमिट करवा सकता है। एंड ईच यूज़र ऑफ द चैनल इज़ अलॉटेड ए टाइम स्लाइस। तो टाइम स्लाइस कुछ भी हो सकती है, आप माइक्रो सेकेंड रख सकते हैं, आप डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर। हम समझने के लिए ये देख लेते हैं कि 1 सेकंड जो है वो हर यूज़र को दिया जाता है। तो 1 सेकंड क्या हो गई, एक टाइम स्लाइस हो गई। इस टाइम स्लाइस के अंदर हर यूज़र ने अपना एक मैसेज जो है वो सेंड करना है। तो इसकी डायग्राम हम देखते हैं। ये हमारे पास सिग्नल ए है, ये टाइम स्लाइस है। तो एक टाइम स्लाइस ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो 3 सेकंड्स में हर यूज़र अपना अपना मैसेज सेंड करेगा और ये मैसेज यहाँ से चैनल से ट्रांसमिट होके फिर इसकी डी मल्टीप्लेक्सिंग होगी और डी मल्टीप्लेक्सिंग में फिर ये जो रिसीवर एंड पे जो है वो मैसेज रिसीव होगा। अब हमारे पास आ जाती है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के। टू मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन ऑन ए कम्युनिकेशन लाइन आर एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। तो जब हमारे पास ट्रांसमिशन होती है डाटे की किसी भी कम्युनिकेशन लाइन में, कम्युनिकेशन लाइन वायरलेस भी हो सकती है, कम्युनिकेशन लाइन आपकी जो है वो डेडिकेटेड लाइंस भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है। तो सबसे पहले एसिंक्रोनस को देख लेते हैं। तो एसिंक्रोनस जो है उसमें क्या होता है, सेंडर कैन सेंड द डाटा एट एनी कन्वीनियंट टाइम एंड द रिसीवर विल एक्सेप्ट इट। तो सेंडर किसी वक्त भी अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक डाटे को सेंड करता है। डाटा इज़ ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एट इरेगुलर इंटरवल्स। तो हमारे पास जो डाटा एसिंक्रोनस में आता है वो कैरेक्टर वाइज होता है और डिफरेंट इंटरवल्स में जो है वो रिसीव होता है या उसको ट्रांसमिट किया जाता है। वेल सूटेड टू मैनी कीबोर्ड टाइप टर्मिनल्स। तो कीबोर्ड टाइप्स के जो टर्मिनल्स हैं उनके लिए तो एसिंक्रोनस बेहतर होती है। और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में इसके पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम सिंक्रोनस को भी देखते हैं। तो एसिंक्रोनस में क्या हुआ, हमारे पास जो डाटे की ट्रांसमिशन हुई वो कैरेक्टर वाइज हुई और इंटरवल उसमें होता है, थोड़ी सी स्पेस होती है। तो इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये पहला कैरेक्टर आया, फिर ये दूसरा कैरेक्टर आया, फिर ये तीसरा कैरेक्टर आया। तो ये इसके दरमियान में टाइम इंटरवल है, थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो टाइम की जो है वो डिले होता है। इस लिहाज से हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस की। तो सिंक्रोनस में क्या होता है, सेंडर एंड रिसीवर मस्ट सिंक्रोनाइज विद ईच अदर टू गेट रेडी फॉर द डाटा ट्रांसमिशन बिफोर इट टेक प्लेस। तो सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ सिंक हो जाते हैं, सिंक्रोनस होना ज़रूरी है ताकि वो डाटे को सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें। इंटायर ब्लॉक ऑफ द कैरेक्टर्स आर फ्रेम्ड एंड ट्रांसमिटेड टुगेदर। तो जितना भी कैरेक्टर्स जितने भी उन्होंने ट्रांसमिट करने हैं उसका एक ब्लॉक बन जाता है और वो एक फ्रेम में जो है वो हम इसको ट्रैवल करवाते हैं। जबकि एसिंक्रोनस में क्या होता है, कैरेक्टर वाइज हम ट्रांसमिट करते हैं और उसमें थोड़ा सा इंटरवल होता है। वेल सूटेड टू रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड सच डिवाइसेस एज बफर टर्मिनल्स एंड प्रिंटर्स। तो ये वहाँ पर ज़्यादा काम आता है, जैसे एक कंप्यूटर के साथ दूसरी डिवाइसेस अटैच हैं, जैसे प्रिंटर अटैच हो गया या कोई स्कैनर अटैच हो गया, उसमें सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। इसको डायग्राम की मदद से हम देख लेते हैं। ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। इनडेफिनेट टाइम इंटरवल बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ द डाटा। तो यहाँ पर इंटरवल तो है।
ए ब्लॉक ऑफ करेक्टर्स मे कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है वो एक से ज़्यादा करेक्टर्स हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक ही करेक्टर था, यहाँ पर एक से ज़्यादा करेक्टर हैं, और जब ये एक से ज़्यादा करेक्टर, लेट्स सपोज 100 करेक्टर्स हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेंड कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर टाइम इंटरवल आ जाता है, फिर वो दोबारा से इसका एक ब्लॉक बनाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ सिंक होंगे, और फिर उसको जो है वो सेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर ग्रे लाइन क्या चीज़ है? ट्रेलर कंटेनिंग एंड ऑफ द ब्लॉक इंडिकेशन। तो ये बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 200 करेक्टर्स थे, तो कैसे ट्रांसमिशन में पता लगेगा कि ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो ये ब्लॉक इंडिकेट करता है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर उसने एंड कर दिया है। तो इस तरीके से जो है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, और इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स को जो है वो हम देखेंगे। बेसिकली आगे हमने जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो है हमारे सामने आ जाएंगी स्विचिंग टेक्निक्स आ जाएंगी। स्विचिंग टेक्निक्स के बाद फिर हम सर्किट स्विचिंग, ये उसकी टेक्निक्स हैं, और इसके अलावा और हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज़ आ जाएंगी। स्टार टोपोलॉजी है, रिंग नेटवर्क है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है वो इनको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।